हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी केमिकल साइंस पर। तो हमारी आज की बात शुरू होगी केमिकल इक्वेशंस के टाइप से, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या प्रकार हैं, इस पर से हमारी बात आज की शुरू होनी है। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छा बनाने के लिए दिन रात एक करके अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, है कि नहीं। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी बात को। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, मेजर यहाँ पर 4 टाइप की, 1 मिनट मार्कर ले लें, 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं। कौन कौन सी? तो उसमें सबसे पहला, जैसे हमारे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, मतलब या एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन, यानी अपघटन मतलब वियोजन, टूटने वाली क्रियाएं। तो सबसे पहले जुड़ने वाली क्रियाएं मतलब योगात्मक या एडिशन या अथवा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरा टूटने वाली यानी डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, वियोजन अभिक्रियाएं। तीसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, विस्थापन अभिक्रियाएं। और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो 4 टाइप के हमारे पास रिएक्शंस हैं। उसमें सबसे पहले हम एक 1 बाई 1 पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिशन अथवा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जुड़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो एडिशन रिएक्शन होती हैं। जैसे C+O2 इज इक्वल टू CO2, H2+O2 मतलब H2O, ठीक। कुछ भी H2+Cl2 2HCl, ये चीज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन CO2 बना रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बना रहा है, H2Cl2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो ये सब के यहाँ कार्बन की स्टेट क्या है? सॉलिड है। ऐसे आपको लिखा मिलेगा G और G। G का मतलब गैस और S का मतलब सॉलिड। यहाँ पर G और L लिक्विड, यहाँ G और G HCl, ठीक। इस तरह से G का मतलब गैसियस स्टेट है, L का मतलब लिक्विड स्टेट है और S का मतलब सॉलिड स्टेट। जो पदार्थ हम ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, उसकी बात, उसकी अवस्था को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती हैं? जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एडिशन अथवा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक। दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब अपघटन यानी टूटने वाली क्रियाएं, है कि नहीं। कौन सी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, या डिसोसिएशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई भी यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, यानी नए प्रोडक्ट बना लेता है, लेकिन कोई यौगिक टूट करके करता है ऐसा, तो ऐसी रिएक्शंस को
डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैसे कैसे डिकम्पोजिशन हो सकता है? तो सबसे पहले तो जो डिकम्पोजिशन होता है उसे कहते हैं थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस का मतलब है ताप अपघटन। मतलब आप टेम्परेचर दे दीजिए किसी रिएक्शन को और वो टूट जाए। जैसे CaCO3, CaCO3 को आप टेम्परेचर दे देंगे ऐसे, तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। तो ये क्या हो गया? ताप अपघटन। क्या हो जाएगा? ये ताप अपघटन। दूसरा थर्मोलिसिस। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा जैसे प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन का मतलब है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में कोई भी पदार्थ दो भागों में कैसे टूटता है? प्रकाश की सहायता से जब टूटेगा ना, जैसे AgBr को हम तोड़ रहे हैं तो ये Ag और प्लस Br2, 2Ag प्लस Br2 में टूट रहा है। AgCl को आप तोड़ दीजिए यहाँ पर लाइट के प्रभाव से, ठीक है। 2AgCl को आप तोड़ दीजिए 2Ag प्लस Cl2 में, ठीक है। यहाँ पर लाइट के इफेक्ट से काम हो रहा है। तो जब प्रकाश के इफेक्ट से होगा तो प्रकाश अपघटन, ताप के इफेक्ट से कोई यौगिक दो पदार्थों में टूट रहा है या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है तो वो ताप अपघटन होगा। तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इसे कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से जब कोई कंपाउंड दो पार्ट्स में टूटता है तो उसे कहते हैं विद्युत अपघटन। जैसे H2O को जब आप तोड़ोगे तो ये H2 प्लस O2 में टूटेगा। इसको बैलेंस कर लीजिए, एक मिनट। ये H2O को आप तोड़ रहे हैं तो H2 और O2 दो पार्ट्स में टूट जाता है। अब H2O का यहाँ पर क्या कराया जा रहा है? तो इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है, मतलब विद्युत अपघटन कराया जा रहा है। विद्युत अपघटन कराने पर आप लोग जानते हैं कि ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। जो H प्लस है वो कैथोड पर जाएगा और OH माइनस एनोड पर जाएगा। H प्लस कैथोड पर जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन कहाँ प्राप्त होगी? तो कैथोड पर प्राप्त होगी। और जो ऑक्सीजन है वो एनोड पर प्राप्त होगी। एनोड पर धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पर ऋणावेश होता है कैथोड पर, ठीक। तो कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगी। ऐसे ही आप Al2O3 को तोड़ सकते हो। Al2O3 को तोड़ोगे तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इस तरह से 3O2 अलग हो जाएगा। यहाँ पर कर लो 4 ऐसे। तो ये जो मिलेगा एल्यूमिनियम वो हमें कैथोड पर मिलेगा और जो ऑक्सीजन मिलेगी वो एनोड पर मिलेगी। ये इलेक्ट्रोलिसिस है। ये क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है। बड़े स्तर पर जब आप पढ़ोगे तो आप कैसे ये जाता है, कैसे टूटता है, टूट करके कैसे कैथोड और एनोड पर क्रियाएं होती हैं अलग अलग, वो आप आगे आपको देखने को मिलेगा। तो बस अब इस समय के लिए आपके लिए इतना बहुत है। आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत अपघटन में आप कौन से एग्जाम्पल दोगे, है कि नहीं? तो आप देख लीजिए, इसको हटाते हैं। तो ये हमारी अपघटन क्रियाएं हो गई। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगला है तीसरा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? जैसे कोई कंपाउंड है, जैसे हम यहाँ पर मान लें कि कोई H2SO4 है, ठीक, और इसकी हमने जिंक से रिएक्शन करा दी तो क्या होगा? ये ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी, ठीक। बात समझ में आई? जिंक की हमने सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करा दी तो ये ZnSO4 और H2, यानी यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो जिंक है H2SO4 से हाइड्रोजन को हटा करके और उसकी जगह जुड़ रहा है। मतलब जिंक ने इसको विस्थापित कर दिया और स्वयं लग गया। तो इसलिए ये रिएक्शन विस्थापन अपक्रिया है। अब ये क्यों कर रहा होगा ऐसा? क्योंकि ये ज़्यादा सक्रिय है, ये ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा पावर वाला है, तो ये कम पावर वाले को विस्थापित कर देगा। अब ये पावर किसकी कम और किसकी ज़्यादा है
इसके लिए एक टेबल होती है, कौन सी, ये टेबल। लिथियम, इधर टेबल बना देते हैं, इस साइड में बना देते हैं, ये यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये उल्टा हो गया, मैग्नीज के बाद जिंक आया, ये इस तरह से, और फिर ये है H2। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर होगा और इसके नीचे Cu, Hg, Ag, Pt, Au, इसके नीचे यहाँ पर लिख दे रहे हैं Cu, Hg, Ag, Pt और Au, ये ठीक। यहाँ ये ऊपर से क्रम है ऐसे, ये फिर H2 के बाद यहाँ पर कॉपर से लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल और ये टिन, स्टेनस, लेड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे कौन है, कॉपर, फिर ये मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और ये सोना यानी ओरेंटम, ठीक। तो ये क्रम है, ये यहाँ से यहाँ तक। आपको इसमें से कितना क्रम याद रखना है, इसमें अच्छा ध्यान क्या देना है, यह आपको यहाँ से हाइड्रोजन से जो ऊपर है या जो जिससे ऊपर है, जो जिससे ऊपर है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा और हटा करके स्वयं उसकी जगह जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ देखो हाइड्रोजन और जिंक, तो देख लेना कौन क्रियाशील ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ है और जिंक कहाँ, यहाँ है। तो जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जो ऊपर है वो नीचे वाले को उसके बैलेंस से हटा करके और लग जाता है, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा क्रियाशील है नीचे वाले से, ऊपर वाला ज़्यादा क्रियाशील है नीचे वाले से। ये सीरीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेकिन ये पूरी सीरीज़ आपको ध्यान नहीं रखनी है। इस सीरीज़ को कहते हैं विद्युत रासायनिक सीरीज, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें जो ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले को उसके बैलेंस से विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाता है। जो ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले को विस्थापित करके उसकी जगह पर स्वयं जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा क्रियाशील है और नीचे वाला कम क्रियाशील है। आपको कितनी टेबल, जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि किसकी अभिक्रिया करा दें, जैसे करा देते हैं मैग्नीशियम की, अगर ये करा दिया Zn और प्लस H2SO4 करा दिया जाए, हो तो गई है ये वाली, आप करा दो, मान लो यहाँ आ जाए मान लो आ जाए Ag और H2SO4 और कह दिया जाए कि क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो आप देख रहे हो कि Ag ये है और H2 ये है, तो Ag क्या है, H2 से नीचे है, तो जो नीचे है तो इसका मतलब कम सक्रिय है, तो रिएक्शन होगी ही नहीं, यहाँ पर नो रिएक्शन, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं पाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यही होती हैं, डिस्प्लेस कर दिया, या इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसी टाइप वाली रिएक्शन को बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया CH4, अब CH4 में जैसे इसकी क्रिया करा दी गई Cl2 से, तो यहाँ से एक क्लोरीन आएगा, यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटा देगा और स्वयं जुड़ जाएगा ऐसे ऐसे। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, ये क्या है, ये भी एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपको इस तरह की रिएक्शन मिल सकती है कि ये रिएक्शन संभव है या नहीं, या बताओ क्या रीजन है इसका। तो संभव तभी होगा जब विस्थापित करने वाला विलयन वाले से ऊपर वाला, यानी विलयन में जिसको विस्थापित करना है उसकी पोजीशन विस्थापित करने वाले की पोजीशन से नीचे होगी, तो विस्थापन हो पाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। ये चीज़ है। आपको इसमें से कितना याद रखना है, तो सबसे ज़्यादा लिथियम सक्रिय होता है, फिर इसके बाद आपको कैल्शियम याद रखना है, कैल्शियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक,
ठीक, आयरन और कोबाल्ट, इधर लिख दे रहे हैं, कोबाल्ट के बाद निकिल PbH2 Cu Pt और Au, कुछ इस तरह से आप इतना याद रखिए, इतनी सीरीज याद रखिए। वो पूरी सीरीज है, उसमें से हमने कुछ यहाँ पर रख दिया। बस आपको क्रम याद रखना है कि कौन ऊपर है कौन नीचे। आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से जो भी क्वेश्चन होगा, रिएक्शन आता है कि बताओ ये रिएक्शन संभव है कि नहीं, तो संभव तभी होगी जब विस्थापित करने वाला विस्थापित होने वाले से इस सीरीज में ऊपर होगा, तो तब रिएक्शन हो जाएगी। और अगर ऊपर नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, है कि नहीं, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी समझ में आ गई। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको आप बना लीजिए। और इस इतने को आप ध्यान रखिए कि ये सक्रियता है घटते क्रम में, ये घटते क्रम में है। यहाँ पर आप चाहे लिख लीजिए, सक्रियता के घटते क्रम में, सक्रियता के घटते क्रम में ये एक श्रेणी बना करके आपके सामने रखी गई है। तो ठीक है, हटाते हैं इसको। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हो गई, है कि नहीं। अब पढ़ लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस थी उसमें आपने देखा कि एक सिर्फ एक दूसरे को कर रहा है, लेकिन इसमें दो लोग होंगे तो एक दूसरे को करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर हम लिख दें AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl, और इसकी रिएक्शन होगी तो अब यहां देखो, यहाँ का Ag यहाँ के Na को डिस्प्लेस करके AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ का जो सोडियम है वो यहाँ के Ag को डिस्प्लेस करके इसके साथ लग जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ अगर इसको देखा जाए, तोड़ा जाए अगर आयनों में, तो ये Ag प्लस और NO3 माइनस प्लस Na प्लस और Cl माइनस, इस प्रकार से Ag प्लस और Cl माइनस प्लस Na प्लस और NO3 माइनस, इस तरह से। यहाँ पर ये एक्वस स्टेट में है, ये भी एक्वस स्टेट में है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है और ये अभी तक एक्वस स्टेट में है। तो सॉलिड में है तो इसका प्रेसिपिटेट नीचे हो जाएगा, है नहीं। यही अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी अभी पढ़ेंगे हम, इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका क्या होगा, नीचे की तरफ चिन्ह होने का मतलब है कि ये नीचे बैठ रहा है, ठीक, मतलब ये ठोस अवस्था में है। तो अब यहाँ देखो, दो यौगिक लिए गए हैं, दोनों के आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। इसका सिल्वर इसके सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है और इसका सोडियम इसके सिल्वर आयन को डिस्प्लेस करके और एक दूसरे के साथ नए यौगिक बना ले रहे हैं। तो इस तरह से ये वाली रिएक्शन क्या कहलाएंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाएंगी। कौन सी रिएक्शंस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बात समझ में आई? सॉरी, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब द्विविस्थापन है। कैसा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऐसे मोर एग्जाम्पल्स आपके बुक में है, आप लोग वहाँ कंटिन्यू करिए अपने। हम यहाँ पर आपको सिर्फ एक जनरल फिनोमेनन दे रहे हैं, सभी टॉपिक सभी चीज़ों का आपको समझा रहे हैं कि हाँ क्या चीज़ क्या होती है। बाकी आप ज़्यादा एग्जाम्पल अपने बुक से कर लीजिए, ठीक है। हटा रहे हैं इसको। तो यहाँ हमारी चारों प्रकार की रिएक्शन हो गई। कौन कौन सी? एडिशन अथवा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिसोसिएशन अथवा लिसिस वाली अभिक्रियाएं, वियोजन टूटने वाली, तीसरी कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये चारों रिएक्शन यानी चार टाइप की मेजर टाइप हैं आपके जितने प्रकार के रिएक्शंस हैं। कुछ रिएक्शंस और आपको जैसे देखना है, ये अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट बनता हो, मतलब कुछ ठोस रह जाता हो कण और फिर धीरे धीरे वो विलयन में नीचे बैठ जाते हैं, तो वो अवक्षेप बन जाता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं। जैसे अभी आपने इसके पहले देखा
जिसमें अवक्षेप बन रहा है। नीचे की ओर तीर जहाँ लगेगा वो सभी अभिक्रियाएं अवक्षेपण हैं। तो ये वाली अभिक्रियाएं सभी में मिलेंगी। ठीक। दूसरा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण से पहले आप ये जान लो कि ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी क्रियाएं क्या होती हैं। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी क्रियाएं, तो ऐसी क्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकल रही हो, जब रिएक्शन हो तो ऊष्मा का मतलब हीट, तो हीट जब निकल रही हो तो ऐसी क्रियाओं को कहते हैं ऊष्माक्षेपी क्रियाएं। और अगर हीट का मतलब ऊष्मा, तो ऊष्मा का शोषण हो रहा हो, क्या हो रहा हो, शोषण का मतलब अवशोषण, क्या हो रहा हो, अवशोषण हो रहा हो, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो, मतलब ऊष्मा अवशोषित हो रही हो, तो रिएक्शन कहलाएगी ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा निकल रही है, रिएक्शन हो रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो ऊष्मा। जैसे यहाँ पर ऊष्मा निकलने वाली कौन कौन सी क्रियाएं हैं जैसे N2 + 3H2 बराबर 2NH3, ये N2 + 3H2 = 2NH3, ये वाली रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर तुमको लिखना मिलेगा कुछ ऊष्मा, डेल्टा H, ऊष्मा निकल रही। ठीक, डेल्टा H का मतलब है हीट। और जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में डाल दो तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है चूना, और ये पानी वाला चूना, ये ऐसे चूना सूखा वाला, तो प्लस इसमें भी कुछ ऊष्मा निकलती है, तो ये भी रिएक्शन कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। ठीक। ऊष्माशोषी क्या होता है, जिसमें ऊष्मा शोषित हो रही हो, जैसे N2 + O2 बराबर 2NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया है, क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्रियाएं आ सकती हैं आपके एग्जाम में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का मतलब है जिसमें ऊष्मा निकल रही हो, थोड़ा हिसाब से लिख लेना इसको, हमने ऐसे ही नॉर्मल लिख दिया है, मतलब ऊष्मा निकल रही हो तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो तो ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ये रिएक्शंस होती हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं जिसमें कोई अवक्षेप बन रहा हो, प्रेसिपिटेशंस रिएक्शंस, है कि नहीं। अब उदासीनीकरण क्रियाएं क्या होती हैं, आज की क्लास में हम पहला चैप्टर मतलब केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे। फिर इसके बाद अगला एक वीडियो बनेगा जिसमें पहले पार्ट से आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, है कि नहीं। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इस वाले चैप्टर को क्लोज करेंगे पूरी तरह से। अगले वीडियो में क्या करेंगे, इस पार्ट पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाएगा, जिससे कि हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसमें आपके सामने एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा लेकर आएंगे, मतलब यहाँ जो करा दिए हैं इसके अलावा भी आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करने वाले हैं। उदासीनीकरण, ये रिएक्शन बहुत बार इंपॉर्टेंट रही है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है इसमें कोई अम्ल, यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, अम्ल और प्लस क्षार क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, और प्लस पानी भी बनेगा, जरूरी नहीं कि बने लेकिन बनता है, प्लस ऊष्मा निकलेगी, मतलब ये ऊष्माक्षेपी ही है एक प्रकार से। जब अम्ल और क्षार एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो साल्ट बनता है और ऊष्मा निकलती है, हीट। तो हीट निकल रही है, तो जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उन रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं या उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी दोनों खत्म हो जाती हैं, है कि नहीं। तो ऐसी रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे में जो ऊष्मा निकलती है, ऐसे ऊष्मा को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई। ठीक है, आप अगली बात
अगली बात में दो चीज़ें हमको करनी, एक तो ऑक्सीकरण और दूसरा अपचयन, है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, दोनों को हम अलग अलग समझ लेते हैं। इधर हमने लिख दिया ऑक्सीकरण, इसको कहते हैं या उपचयन भी बोलते हैं इसे हिंदी में, और अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इधर अपचयन, अपचयन या इसे रिडक्शन। दोनों के अंतर के रूप में हम इसको पढ़ लेते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई परमाणु या परमाणु समूह है, उसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहा है या कोई विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है, जैसे कोई तत्व है वो उसके रेस्पेक्ट में जो तत्व उसमें जुड़ रहा है, जो एलिमेंट जुड़ रहा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है। तो ये सब कंडीशन क्या होती हैं, ऑक्सीकरण की होती हैं। लिख लेते हैं, यदि किसी परमाणु समूह में, किसी परमाणु समूह या परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकले और ऑक्सीजन जुड़े या ऋण विद्युती तत्व जुड़े या क्या हो, हाइड्रोजन निकले या कोई धन विद्युती परमाणु निकले, तो ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये बताएंगे कि इसका ऑक्सीकरण हो गया। इसका जस्ट अपोजिट इधर, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए या कोई ऋण विद्युती तत्व निकल जाए या धन विद्युती तत्व जुड़ जाए, इस कंडीशन में अपचयन होगा। क्या, यदि क्या जुड़े, किसी परमाणु या परमाणु समूह में, परमाणु या परमाणु समूह में इलेक्ट्रॉन जुड़े, हाइड्रोजन जुड़े, धन विद्युती परमाणु जुड़े या ऋण विद्युती परमाणु निकले, ऋण विद्युती परमाणु निकले तो अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। अब ये जो ऑक्सीकरण है इसी को उपचयन कहते हैं, और हिंदी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होता है उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम C और O2 की अभिक्रिया लिखें और बना दें CO2, तो यहाँ पर देखो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और तब बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। बात समझ में आई? कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन अगर किसी परमाणु में या परमाणु समूह में जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जैसे ये कॉपर है, कॉपर से क्या हुआ, रिएक्शन हो गई और इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब किसी परमाणु या परमाणु समूह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 पॉजिटिव हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अगर यहाँ पर जैसे एल्यूमिनियम है तो इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं और ये 3+ में कन्वर्ट हो जाए, तो इस पर यहाँ पर एल्यूमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अगली बात, जिनका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, अपचायक कहते हैं। और जिनका अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक, इसमें तीसरी बात, ऑक्सीकरण में इस जो
अवस्था है ऑक्सीकरण वाली, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, निकलते चले जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑक्सीकरण संख्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 3 है, ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 2 है कॉपर की। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएंगे यानी ऑक्सीकरण होता चला जाएगा तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी, मतलब ऑक्सीकरण से किसी भी परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होता है कि नहीं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लिए जाए, जैसे उसी एग्जाम्पल को अगर हम इधर देखें इस तरह से C+O2 से CO2 बना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या हुआ, कार्बन जुड़ा और ऑक्सीजन और कार्बन में ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और कार्बन में ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन है। तो इसलिए इससे कौन जुड़ रहा है, इसकी अपेक्षा ये विद्युत धनी होगा, तो विद्युत धनी तत्व इसमें जुड़ रहा है। और अगर विद्युत धनी तत्व जुड़े, धन विद्युती या विद्युत धनी तत्व जुड़े तो क्या होगा, अपचयन होगा। अब अगर इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए, Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएं, मतलब Cu2+ की स्टेट में है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दो, बना दो Cu, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। और अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी ओर, जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो Cl पर माइनस हो जाएगा, इस तरह से भी हो जाएगा। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है इसलिए 1 माइनस है। तो यहाँ पर क्लोरीन का भी क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब जिनका अपचयन होता है, जिनका अपचयन होता है, अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। जिनका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। और इस प्रक्रिया में, मतलब अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, घटती। ये अंतर है। जब अगर ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण होने से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते चले जाएंगे तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती चली जाएगी। अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते चले जाते हैं और ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, घटती चली जाएगी। जिनका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये बात हमारी समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक। यहाँ से क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन का वीडियो लेकर आएंगे तब कराएंगे, और उसमें आपको रिएक्शन देंगे। रिएक्शन में आपको किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये छांटना पड़ेगा। कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, ये भी बताना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल इसको देख लीजिए। अब बात करते हैं, तो बस बात हमारी खत्म होने वाली है। अब 2 चीज़ों की बात कर लेते हैं। ऑक्सीकरण के उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के क्या उदाहरण हैं। तो ऑक्सीकरण से होने वाले हमारे प्रभाव जो हमें प्रभावित करते हैं, उसमें सबसे पहला है कोरोजन। एक तो कोरोजन होता है और दूसरा होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो कोरोजन है, कोरोजन का मतलब, कोरोजन जो होता है जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, लोहे में जंग लगना। और लोहे में जो जंग लग जाती है उस जंग का सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O। ये क्या होता है, लोहे में नमी के कारण ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने से ये जंग जो है लोहे के लेयर पर, बाहरी सतह पर लग जाती है, और ये जंग इतनी भंगुर होती है कि ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाती, धीरे धीरे फिर टूट करके हट जाती है। तो टूटने के साथ में वो लोहे को भी क्या करेगी, हटाती रहेगी ऊपर से, और धीरे धीरे हमारा जो पास जो लोहे का क्षण है या लोहे की जो वस्तु है वो धीरे धीरे उसका क्षय होता रहेगा। क्या होता रहेगा, क्षय। तो कोरोजन इसी को कहते हैं। ये एक रिजल्ट किसका है, ऑक्सीकरण का, मतलब ऑक्सीकरण होने से ऐसा हो रहा है।
तो हम लोहे को बचाने के लिए करते क्या होंगे, पेंट कर देते हैं, पॉलिश लगा देते हैं, यानी चिकनाई वाली चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है, जितनी भी तेल और वसा वाली चीज़ें हैं अगर वो ऐसे रखी रहेंगी तो उनका ऑक्सीकरण होता रहेगा। मतलब वायु में रखी हुई तेल और वसा युक्त जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, विकृत गंधी होती रहेंगी, मतलब उनमें एक बड़ी स्मेल आती रहेगी, वो धीरे धीरे बेकार होती रहेंगी। तो उनको उनकी विकृत गंधिता को देर से होने पाए इसके लिए हम क्या करते हैं, वायुरोधी मीडियम बना देते हैं या कुछ विकृत गंधी पदार्थ मिला देते हैं। जैसे कोई चिप्स का पैकेट होता है या कोई पैकेट में बंद चीज़ जो खाने के लिए आती है, जो ऑयल में या लिपिड से बनी हुई है, तेल या वसा से बनी हुई है, तो उसके अंदर के ऑक्सीजन को हटा करके उसमें हम नाइट्रोजन भर देते हैं और नाइट्रोजन होती है क्री जो उसको कई दिनों तक संरक्षित रखने का काम करती है, सुरक्षित रखती है, मतलब विकृत गंधी होने से बचा देती है और कई दिनों तक उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे ही हम लोग कुछ पदार्थ मिला देते हैं, जैसे BHA और BHT। BHA और BHT ये दोनों हैं क्या, तो एंटीऑक्सीडेंट हैं। क्या है ये, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक का मतलब है ये ऑक्सीकरण होने से रोकते हैं और हमारे सामान को, खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाते हैं, विकृत गंधी यानी रैंसिड होने से बचा देते हैं। BHA का मतलब क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन एनिसोल। हाइड्रोक्सी एक एनिसोल है, एक टॉलुइन है, और दूसरा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हम मिलाते हैं अपने खाद्य पदार्थों में, उसको कई दिनों तक प्रिजर्व करने के लिए। ये चीज़ रेंसिडिटी, जैसे हम लौकी की सब्जी, अगर लौकी को ऐसे आप काट करके रख दीजिए तो उसको विकृत गंधीता उसमें नहीं आएगी, और अगर सब्जी को ऑयल में फ्राई करके या ऑयल उसमें मिक्स करके फिर रख दीजिए तो अगले दिन ही विकृत गंधी हो जाएगी और बेकार हो जाएगी। तो आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं, अवक्षेपण, उदासीनीकरण क्रिया क्या है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी क्या है, ये सारी बातें, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, ये सब कुछ आपके समझ में आ गया और पूरा चैप्टर आपका पहला वाला हमने कवर कर लिया। तो अगले वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए देखिए और फिर बताइएगा। थैंक यू क्लास।